फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी और उसके साथ साथ हमने अपनी फार्मूला सीरीज की भी शुरुआत की थी, जिसमें हमने बात की है वास्तविक संख्या के ऊपर, बहुपद के ऊपर और दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अब तक हमने आपके 3 चैप्टरों को पढ़ लिया है और उसमें हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ साथ क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, मैंने उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, फार्मूला भी बताए थे और ये भी बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे उसकी प्लेलिस्ट दी होगी या यहाँ पे आई बटन में भी दिख रही होगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा जरूर, वो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपना द्विघात समीकरण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान भी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कुछ फार्मूले और तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? देखो, द्विघात समीकरण समझने के लिए आपको बहुपद पता होना चाहिए। बहुपद में हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक चर होता है, एक अचर होता है, यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद उन चर और अचर में हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास अगर मोनोमियल है, यानी कि एक पदीय, द्विपदीय, यानी कि और फिर त्रिपदीय, फिर इस तरह हमने देखा था बहुपद के बारे में। ठीक है, और उसको मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पी एक्स होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये होता है हमारे पास एक बहुपद। बहुपद यानी कि जब इसकी घात क्या होती है, वो 2 होती है। मैंने बात की थी द्विघातीय बहुपद है। तो इसी तरह से द्विघात समीकरण तब हो जाएगा जब हमारा px की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कि जो हमारा ये द्विघात बहुपद है ना, जब ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, तो फिर यही हमारा जो द्विघात बहुपद है यही कहलाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ द्विघात समीकरण। मतलब कि अगर मुझसे किसी ने कहा कि द्विघात समीकरण लिखिए तो मैं क्या लिखूंगा, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण की बेसिक डेफिनेशन। नाउ अब क्या करना होगा हमें, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें हमसे कहता है कि ये बताइए कि जो हमारा, अगर बहुत बेसिक चला गया तो क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरीके से कि ये बताइए कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें मैंने आपको तरीका बताया है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बहुपद होगा हमारे पास उसमें उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपने कहा कि बहुपद है कि नहीं, तो उसमें क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपका जो चर है x या y है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x स्क्वायर, एक एग्जांपल से 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या एक द्विघात समीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि क्या ये बहुपद वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर उस बहुपद वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक द्विघात समीकरण भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि आपको बस ये देखना है कि इसकी जो घात की बहुपद है, यानी कि जो हमारे पास अचर है, ये तो 3 अचर है हमारे पास, फिर ये चर है, इस चर की जो घात है क्या वो वही बहुपद वाली घात है। हमने उसमें क्या देखा था कि जो हमारे ये n होती है, x की पावर n वाला, और n क्या था हमारे पास, n एक पूर्ण संख्या बन गई थी। क्या बन गई थी? पूर्ण संख्या बन गई थी तो वो पूर्णांक, लेकिन कौन सी पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर थे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक थे वो, तो एक पूर्ण संख्या बन गई थी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन। नाउ अब आगे बढ़ो, अब अगले क्या देखते हैं। इसमें हमसे इसमें कहता है कि अगर द्विघात समीकरण हमारे पास ये है तो इस द्विघात समीकरण में हमसे x की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस पे, ये आपको चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ये देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू से ही मैं ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसमें आपसे बताना है कि कौन सा, ये ए बी 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन सा द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट ओवर एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एंड डी है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ इसमें से कौन सा बहुपद है, यानी कि ये पूछा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ये बताइए। तो कैसे बताएंगे आप? सिंपल तरीका है इसका, बहुत आसान तरीका। कैसे? वही जो हमने कंडीशन पिछले वीडियो में पढ़ रखी है कि हमें बहुपद के लिए क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी घात है, जो हमारी चर की घात है, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो एक पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात करोगे अदनान भाई, ये देखिए इस समीकरण में सब कुछ तो सही है, लेकिन ये जो x की घात है कितनी है, रूट है। रूट का मतलब 1/2, हाफ है, आधी है। तो क्या हो जाएगी, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं होगा। पहले चेक करो बहुपद वाली कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं। अगर वो फॉलो करता है तो द्विघात समीकरण भी है। ठीक है, ये वाली देखो x प्लस 1 बाई एक्स, अब 1 बाई एक्स देखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा x तो वो क्या हो जाएगा -1, और मुझे पता है कि -1 एक क्या है,
एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इस वजह से ये भी हमारे ऑप्शन में से कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तीसरी बात देखो, अब यहाँ पे भी सिंपल है, अब चाहे यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स हो, चाहे वन बाई एक्स स्क्वायर हो, चाहे वन बाई एक्स क्यूब हो, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में मतलब हर में आ जाएगा, किस डिवाइड में आ जाएगा हर में, तो वो उसे हम नहीं बहुपद कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे इसको ऊपर ले जाओगे ना, देखो इसको वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस टू लिखोगे, एक्स की पावर माइनस टू लिखते ही क्या हो जाएगा, बहुपद की कंडीशन को कैंसिल कर देगा। इस वजह से ये भी हमारा ऑप्शन है। अब डी ऑप्शन ही बचता है, चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या हो जाएगा यहाँ से, टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स, देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स, अब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहो तो खोल भी सकते हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, माइनस का टू इंटू ए इंटू बी यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका जो है, इससे हमें क्या पता कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा डी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, और जो हमारे पास ये चौथा हमें ऑप्शन दे रखा है यही हमारा एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये तरीका आपसे, मतलब अगर बहुत आसान पूछा तो यही पूछ सकता है आपसे। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है हमसे। अगला कह रहा है कि अगर हमें अब x का मान निकालना है, मतलब कि द्विघात समीकरण के मूल, यानी कि जो मैंने आप द्विघात समीकरण लिखा था, क्या लिखा था, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा था। अब ये द्विघात समीकरण में x का कुछ मान होगा भाई, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि x का जो मान होगा हमारे पास, वो कितने x के मान होंगे द्विघात समीकरण में, x के कितने मान आ सकते हैं, x की कितनी वैल्यूज आ सकती है, मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी कि x की दो वैल्यूज आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो x की पावर है, जो x की घात है, वही हमें बताती है कि हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, तो इस वजह से हमारे पास x की कितनी वैल्यू रहेगी, 2, यानी कि उसी को जो x का मान होता है ना, x का मान ही क्या कहलाता है, x का मान ही हमारा कहलाता है मूल। ठीक है, x का मान ही हमारा क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब इसमें जब भी हमसे कहेगा कि x का मान निकालो, मूल निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने आपको बहुपद के लिए बताया है फार्मूला, क्या बताया है कि अगर हमसे कह दिया कि मूलों का योग क्या होगा या मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यही आपको लगाना होगा। ठीक है, तो x का मान यानी कि x का मूल अगर हम मान ले, एक अल्फा आ रहा है एक बीटा आ रहा है, ठीक है, दो मूल आ रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, अगर मैं इनको कहूं कि अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहीं से माइनस का बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुपद वाले में। यानी कि जो बहुपद होता है वो भी क्या है, ये जो द्विघात समीकरण है हमारा, ये जो दिया गया है, एक मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, एक बहुपद ही तो है। कौन सी बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है जिसकी घात 2। तो यानी कि हमारा द्विघात समीकरण जब एक बहुपद है तो वही वाली सारी कंडीशन फॉलो करेगा जो बहुपद में हम पढ़ के आए। और बहुपद में हमने यही पढ़ा था कि अगर बहुपद के द्विघात बहुपद के मूलों का योग, यानी कि उसके जो मूल होते हैं उनका योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। ठीक है, अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी लगाऊंगा, टेंशन मतलब, इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे और क्लियर हो जाएगा वहां से। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब भी हमसे x का मान यानी कि अब जो मूल है उसको निकालने के लिए कहता है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है हमारे पास इसी का मूल निकालने का, एक तरीका है हमारे पास गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि है, एक गुणनखंड विधि है, और एक है हमारे पास श्रीधराचार्य। ये हमारे इंडियन ही थे भाई, इंडियन मैथमेटिशियन, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला दिया था इन्होंने, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इसको द्विघातीय सूत्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय सूत्र भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। अब इसमें हमें क्या करना होगा, गुणनखंड विधि से या तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि से, दोनों विधि से हमें निकाल सकते हैं। चलो भाई थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे। गुणनखंड विधि के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, वहां से आप आसानी से समझ पाओगे। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक क्वेश्चन, कोई सा भी उठा लेता हूं मैं यहाँ से जो आसान रहे ताकि आपको पहले बता पाऊं मैं। देखो यहाँ से हम लोग को ले लेते हैं, हम लोग एक 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में भी कि क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं को हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जो यहाँ पर, जो जिनका गुणा करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये वाली संख्या मिले हमें, और जोड़ने पर या घटाने पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस है कि प्लस। अगर ये मान लो, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा, अगर एग्जांपल ये होता 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, तो इस समीकरण में हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका गुणा करने पे हमें ये वाली संख्या मिले और जोड़ने पर हमें ये वाली संख्या मिले। इसमें चूंकि माइनस है तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या जब हम इसको जोड़ रहे हैं तब हमें बीच वाली संख्या मिल रही है या घटा रहे हैं तब ये वाली संख्या मिल रही है। ये अभी आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ठीक है, वो मैं दोनों बताऊंगा। देखो कैसे, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है ना, अगर यहाँ पर
जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। गुणनखंड विधि ये कहती है हमसे कि जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ वाली जो संख्या है ना, यहाँ वाली संख्या ये एक होना चाहिए। मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब कि इसको इस तरीके से होना चाहिए, कैसे, इसको होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ 2 है, तो जब मैं इस 2 को हटाऊंगा तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा, तो ये यहाँ तो 2 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ x/2 यहाँ 1/2, यही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका तो होता है नॉर्मल तरीका। जो हम लोग फॉलो करेंगे वो वाला तरीका क्या है, वो वाला तरीका ये कहता है कि जब भी आपको गुणनखंड करना है तो आप ये कीजिए कि जो आपका यहाँ कोफिशिएंट है उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा मान लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको जो संख्या प्राप्त करनी है, जैसे कि मैंने भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। अब बताओ इसका गुणनखंड कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो, क्या इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक, जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 ही है। हमारे पास जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हम क्या करते हैं, हमें ये पता करना होगा कि इस संख्या को, मतलब किसी ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करो, कोई ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर ये वाली संख्या मिले और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या मिले। बताओ फटाक से कौन सी होगी। तो आप सिंपल कहोगे कितना भाई, हमें वो दो संख्या क्या है, एक 2 है, दूसरी भी 2 है। देखो क्या होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 बराबर 0। देखो आप समझ में आया होगा थोड़ा सा। क्या, जैसे ही हम जो बीच वाली संख्या है उसको क्या करें, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यही दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगा हमें। यहाँ पर देखो ये 4 मिल गया, जब मैं 2 गुणे 2 करूंगा और 2 को जोड़ूंगा तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये अब बाकी का तो स्टेप बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर है, अब ये 2x इधर हो जाएगा, अंदर x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना होगा, इन दोनों में से मैं ले रहा हूं x कॉमन, x जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में से क्या ले सकता हूं मैं कॉमन, मुझे ऐसा कॉमन लेना होगा कि जो मुझे यहाँ पे मिला है ना x+2, यहाँ पे भी x+2 मिलना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, ये वाले में से x, ये वाले में से x, ये वाले में से 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले में से x, ये वाले में से 2 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x+2 और यहाँ से भी आ जाएगा x+2 बराबर 0। देखो यहां से भी x+2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने दोनों x+2 एक बार कॉमन ले लिया, बचा क्या, x+2 फिर बच गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2 बराबर 0। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है कि जब आप x की वैल्यू को इधर लेके आएंगे, अगर x की वैल्यू यहीं रहे, +2 यहाँ इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। इसी तरीके से x+2, अब दूसरा वाला सॉल्व करूंगा, ये भी क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये मैंने तो आपको बहुत बेसिक बताया है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये x+2 का होल स्क्वायर है, वहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हमें पता चल जाएगा यहां से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस देखो, ये तो हमारे पास बहुत सिंपल था, सबसे आसान था। अब देखो अगर थोड़ा और टफ की तरफ चले तो मैं जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2, लेकिन इस 2 को लिखना नहीं, इस 2 को बस अपने ध्यान में रखना है कि यहाँ 2 बन गया। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 2 आए, जिनका गुणा करने पर आए 2। यानी अगर मैं 1 गुणे 2 कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 2। फिर मुझे चाहिए क्या, यहाँ चाहिए -1, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ हर जगह प्लस है, यहाँ माइनस है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी संख्या चाहिए कि जिनको घटाने पर कितना मिले, हमें -1 मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो अगर मैं 1 - 2 करूं तो कितना आएगा, देखो -1 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़े छोटे में से बड़ा घट रहा है तो -1, यानी कि वो दो संख्या मुझे मिल गई, क्या, 1 और 2। कैसे पता किया मैंने भाई, कैसे पता चल गया भाई आपको, सिंपल सा, ऐसे पता चला कि मैंने वो देखा कि वो दो संख्याओं जिनका गुणनफल, पहले गुणा करके देख लो, क्या गुणा करने पर आ रहा है 2, जी बिल्कुल 2 आ रहा है। देखो गुणा करने पर 1 और 2 का गुणा करने पर 2 आ रहा है। नाउ अब ये देखो क्या बीच वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अब हो सकता है ये क्या करता, 1 × 2 तो था, अगर मैं इसकी जगह ये लेता 2 × 1, तो कहोगे भाई 2 × 1 भी तो 2 दे रहा है हमें, बिल्कुल सही दे रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 2 - 1 करूं तो यहाँ क्या मिल रहा है, 2 में से एक जाएगा 1। ये 1 मिल तो रहा है, लेकिन ये प्लस का मिल रहा है, हमें चाहिए क्या, माइनस का चाहिए। हमें चाहिए माइनस का 1, तो माइनस का 1 कौन दे रहा है, पहली संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखोगे, 2x² ऐसे ही लिख दो, माइनस का x है, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर x की जगह मैं लिख दूंगा 1 - 2 फिर x, क्योंकि मैंने किसकी जगह, यहाँ पे जो 1 है ना उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, -1 की जगह लिख रहा हूँ, 1 - 2 क्या हो जाएगा, x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 बराबर 0। ठीक है, अब आओ, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस का
माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे जब मैं लेके आऊंगा इसको बाहर लेके आऊंगा, इट मीन तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, जब 2x स्क्वायर था फिर ये x को मैं अंदर लेके गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस का 2x, माइनस एक्स माइनस का 2x कितना हो जाएगा, ये देखो 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 यहां पर आएगा क्या, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बाहर कितना है हमारे पास, माइनस, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे होना चाहिए -2 + 1, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, देखो 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 इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दो संख्याएं मिल गई, कौन कौन सी दो संख्याएं, एक मिल गया हमें 1, एक मिल गया 2, 1 माइनस 2 क्या होगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, इस यहाँ पे रखने का मतलब है, यहाँ पे कितना था, माइनस था ना, देखो यहाँ पे जब रखने का मतलब है तो 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया मैंने, ये देखो कैसे किया, ये मैंने सिंपल तरीके से ऐसे किया कि जब मुझे यहाँ पर चाहिए था -1, जब भी मैं इसमें से घटाऊंगा, ये बताओ x माइनस 2x कितना होगा भाई, x माइनस 2x मुझे मिल जाएगा माइनस का x, कितना मिल जाएगा, माइनस का x मिल जाएगा, मुझे पता है सिंपल कितना मिल जाएगा, माइनस का x मिल जाएगा। अब जैसे ही माइनस का x मिलेगा तो यानी कि इन दोनों को घटाने पे क्या मिल रहा है, माइनस का x, यही तो मुझे चाहिए था। और इन दोनों का गुणा करूंगा जब मैं, किसका, 2 इंटू 1 का, क्या मिल जाएगा मुझे, 2 मिल जाएगा, चूंकि मैंने यहाँ पर माना। अब यहाँ से देखो 2 क्या हो सकता है, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है तो कितना हो जाएगा, x जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1, माइनस का यहाँ पे कॉमन ले लूं अगर 1 तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। इस तरीके से इधर भी देख लो, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू -1/2 यानी -हाफ, इधर x की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि पॉजिटिव का हाफ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा टाइम दे दिया हमने। अगर आपको गुणनखंड समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और आसानी से इसे समझा सकें आपके लिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन बाकी है अभी इस चैप्टर का। इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इतना आसान भी नहीं आते हैं, ठीक है, और इतने टफ भी नहीं आते। इसमें क्वेश्चन आपको जो मिल जाएंगे, आप देखिएगा चाल दूरी, मतलब जो नाव होती है पानी में वाला क्वेश्चन कुछ देखते हैं कि अगर नाव है, प्रतिकूल अनुकूल वाले भी क्वेश्चन हमें कुछ देखने को मिले हैं, और कुछ क्वेश्चन ये है कि अगर जिसमें समीकरण बना के आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, वहां से भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। एक और देख लो फटाक से, एक और देख लो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ये कह रहा है कि 1/x स्क्वायर -2 है यहाँ इज इक्वल टू 1/7 है, तो x का मान निकालिए। अब इस तरह के सवालों को करना तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो सिर्फ x का मान आपको बताना है। कैसे करोगे, बहुत आसानी से, हमें पता है भाई, जब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, 7 को इधर कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया तरीका, इधर आप कर दोगे x स्क्वायर -2 हो जाएगा, फिर इधर से कितना आ जाएगा 7, मैंने बताया आपको चर को एक साथ और अचर यानी कांस्टेंट को एक साथ करना होगा। तो इसको जब इधर लेके आओगे तो 7 + 2 इधर x स्क्वायर है, 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, तो इसको क्या कर दो वर्ग कर दो, तो वो तरफ वर्ग यानी कि रूट लेने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, हमें पता है 9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये भी बहुत आसान था, इस्तेमाल कर लिया कि श्रीधराचार्य का तो मैंने क्या बता देते हैं, आपको पूछता है क्या क्या उससे लगाते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये श्रीधराचार्य नियम में, ये इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर -4ac जो है इज इक्वल टू होता है डी। ये डी क्या होता है, इस डी को बोलते हैं विविधकर। क्या होता है ये डी होता है हमारे पास विविधकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे भर भर के सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, भर भर के सवाल आपसे पूछा गया है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे विविधकर को, विविधकर पे 2-3 सवाल लगाएंगे, किस तरह से उसकी कंडीशन होती है उसे देखेंगे, उसके बाद इस पे भी हम गुणनखंड विधि पे भी एक और सवाल लगा लेंगे अगर टाइम मिल गया हमें तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विविधकर के बारे में होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब ये जो विविधकर होता है ये 3 कंडीशन को बताता है। अगर हमारे पास, अगर ये जो d है ना हमारे पास, यानी कि d, अगर इस d की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यानी कि हमारे जो मूल आएंगे, जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, x की वैल्यू रहेगी समान तथा वास्तविक, समान तथा वास्तविक मूल। ठीक है, फिर दूसरी क्या होती है, अगर यही d जो है वो क्या आ जाए 0 से बड़ा,
डी जीरो से बड़ा, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर है वो 4ac है, वो क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास वास्तविक तथा असमान। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, क्या होती है, अगर ये जो हमें पास पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अगर ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जैसे 4, 9 और 16, अगर ये सब है तो हमारे पास एक परिमेय संख्या मिलेगी, हमें मूल क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, ये नॉर्मल हो जाए 3, 5, 7, तो हमें क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, यानी कि जो मूल मिलेंगे वो रूट में रहेंगे। ठीक है, वास्तविक असमान मूल। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर हमारे पास डी जो है वो लेस देन जीरो हो जाए। लेस देन जीरो का मतलब है कि अगर डी जो है वो जीरो से भी छोटा हो जाए, डी क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। जीरो से छोटा होगा किसमें, माइनस में चला जाएगा भाई। अब जैसे ही माइनस में जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास वास्तविक नहीं होगा। अभी तक हम ये देख रहे थे कि हमारे दो कंडीशन में हमारे मूल वास्तविक तो होंगे, पहले उसमें ये होगा, इसमें समान तथा वास्तविक मूल, इसमें वास्तविक असमान मूल, और इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल ही नहीं होगा। ठीक है, ये हम 3 पॉइंट जो है वो ध्यान रखना होगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है ना, इस कंडीशन पे क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, कहेगा कि बताइए अगर मूल हमारे पास समान है तो अब उस कंडीशन में एम, ए, बी वगैरह की वैल्यू पूछ सकता है वो। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं सेशन को। देखो ये क्लियर हो गया होगा यहां से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। ये जो बी डी होता है हमारे पास, इसी को बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, विविक्तर बोलते हैं। अब देखो ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा चुका है कि 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, अगर इसके मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा। m का मान, अब m का मान निकालने के लिए हमें पता है, सिंपल हम क्या करते हैं भाई, अगर इसके मूल बराबर है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, मूल बराबर है, तो जैसे ही कहेगा मूल बराबर है तो मैं क्या करूंगा, अगर मूल बराबर है तो मुझे पता है कि इसका जो d होगा वो 0 होगा। और d अभी हमने बताया क्या होता है, d विविधकर होता है, d विविधकर होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। बस यही कंडीशन पे सेटिस्फाई करा दो, m की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, सोल्यूशन में देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस का 12 है, और c की वैल्यू कितनी है, m है। ठीक है, अब जैसे इसमें रखूंगा मैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू 0। अब 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144, 144 होता है, हमें पता है भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस का 4 इंटू 3 यानी कि 4 तिहाई 12m इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालनी है m की वैल्यू, क्या करूंगा मैं, इसको उधर लेके जाऊंगा, तो 144 इज इक्वल टू 12m एंड m इज इक्वल टू 144 144 बटे 12, m इज इक्वल टू 12 बराबर 44। तो यहां से m की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 12 मिल गई। इससे मुझे पता चल गया कि अगर हमारे मूल बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, हम d को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू 0 रखोगे, और वहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इस तरह से बाकी आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, अब जैसे कह रहा है समीकरण, एक और समीकरण क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, विविधकर पे ही है। क्या कह रहा है, समीकरण में क्या दे रखा है, समीकरण में दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2x, 3x स्क्वायर माइनस का 2x, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होगा, इसका विविधकर बताना होगा, का विविधकर क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है हमसे कि हमें ये इक्वेशन हम दे रहे हैं, इसका विविधकर बताओ। विविधकर का हम क्या निकालना है, विविधकर यानी मुझे निकालना है डी। विविधकर क्या निकालना है, डी। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन की नहीं, हम डायरेक्ट उसी की बात करते हैं। क्या निकालना है हमें, विविधकर। विविधकर क्या होता है, विविधकर के लिए हम बात करेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बस यही निकाल दो भाई। क्या क्या इसमें दे रखा है, बी स्क्वायर, बी कितना है, जो -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 3 गुणे सी कितना है 1/3, दिख रहा है, ये देखो 1/3, यहां से देखो 3 3 कैंसल, दिस 3 कैंसल, एंड -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। भाई चाहे +2 हो या -2 हो, दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ही होगा, और माइनस का 4, यहां से देखो 4 - 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो डी की वैल्यू जैसे 0 आ गई, इसका मतलब जो इसके मूल होंगे ना,
वो क्या होंगे? समान होंगे। समान तथा वास्तविक मूल होंगे इसके, समान तथा वास्तविक मूल मिलने वाले हैं इस द्विघात समीकरण के जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें बाकी जो चीजें हैं वो हमने पीवाईक्यू सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। द्विघात समीकरण के जितने भी तरह के सवाल होते हैं उसको हमने ऑलरेडी वहां पर सॉल्व कर रखा है विद मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। और उसमें जो 2024 में आया हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यही था कि अगर उसके वास्तविक मूल्य क्या है, समान है, तो हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हमने वहां पर देख लिया था। तो आप क्या करेंगे, इस सेशन को देखने के बाद वो सारे पीवाईक्यू जो है उनको लगाएंगे, आपके जो बुक में दे रखे हैं सारे पीवाईक्यू उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे तो बोर्ड पे मैंने ही सवाल लगाया है, तो आप अगर आपको और ज्यादा समझना है, सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सवाल खुद से लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम और तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह के और सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।